इन दोनों का तो इजी है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है बस। पॉजिटिव कौन से में आएंगे और नेगेटिव किस में इंक्लूडेड है वो बता दो। साइंड में नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। जैसे इंट की जो साइज होती है वो 2 बाइट होती है, ठीक है। इंट की जो साइज होती है वो 2 बाइट होती है। माइनस के 32,768 से लेकर 32,767 इतनी डिजिट्स की जो कैपेसिटी है वो आप इंटीजर में स्टोर कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट इंटीजर क्या होता है, साइंड होता है अनसाइंड होता है, साइंड होता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है, चाहे इंट ले लो चाहे लॉन्ग ले लो, दोनों में से कुछ भी जो बाय डिफॉल्ट होगा वो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होगा, साइंड होगा। मतलब जब हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना इंट आई, इंट ए, तो इसका मतलब ये ए किस टाइप का इंट है, साइन इंट है। इसमें आप पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हो, नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हो। लिमिट ऑफ दिस कैपेसिटी इज 32,768 ऑफ द फ्रॉम माइनस साइड एंड 32,767 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, ठीक है, ये रहेगा। और अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही एक्सेस करना है, लाइक 0 to 32,767, सिर्फ इतना ही एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, उसको अनसाइंड डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है। अनसाइंड के अंदर जो कैपेसिटी रहती है वो 0 to लिमिट रहती है। हाँ, जो भी लिमिट है इसकी 0 से लेकर वो लिमिट इसकी रहती है, ठीक है, साइन अनसाइन के अंदर, ठीक है ना। और गो टू के अंदर क्या होता है, ब्रेक और कंटिन्यू पड़ा है ना। तीन तरह के जंप स्टेटमेंट होते हैं, जंप स्टेटमेंट में ही काउंट होते हैं। एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू, एक होता है जंप, तो सॉरी गो टू, ठीक है। ब्रेक का सबको पता है कि हमने स्विच और केस यूज किया, तो स्विच और केस के अंदर क्या होता है, हम जो भी कंडीशन लगाते हैं अगर वो मैच कर जाती है केस के साथ में, तो क्या होता है वहां पे, अगर नीचे ब्रेक लगा रखा है तो कंडीशन ट्रू होने के बाद में वो रुक जाता है, ठीक है। कंटिन्यू के अंदर क्या होता है, जस्ट ब्रेक का उल्टा होता है, कंडीशन ट्रू ही अगर कंटिन्यू लगा रखा है तो उसको कंटिन्यूसली फ्लो में रखेगा। गो टू क्या करता है, जो भी सिचुएशन आप पुट करोगे ना वहां पे, जो भी सिचुएशन आप पुट करोगे उस सिचुएशन के ट्रू होने पर उसको स्किप कर देगा, उसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट वाले को कंटिन्यू करेगा। लाइक अगर मैंने a इक्वल्स टू 5 पे ट्रू किया है और इसके नीचे अगर ब्रेक लगा दिया, अगर a 5 के बराबर आ जाएगा तो सिचुएशन ट्रू होके जो भी स्टेटमेंट अपन ने कराया वो स्टेटमेंट प्रिंट होके ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। कंटिन्यू करूंगा तो इसको ट्रू कर देगा और फिर नेक्स्ट नीचे कंटिन्यू कर देगा। और अगर इसके जगह अगर मैंने गो टू लगा रखा है, अगर गो टू लगाया है इसके साथ में कंडीशन के साथ में, तो जहां a इक्वल्स टू 5 होगा ना, सिर्फ उसको स्किप कर देगा, बाकी सारे को कंटिन्यू कर देगा। लाइक अगर मैंने 1 to 10 नंबर प्रिंट कराना है तो 1 2 3 4 ये तो प्रिंट करा देगा। और अगर गोटो के अंदर मैंने a इक्वल्स टू 5 लगा दिया तो उसको क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा, नेक्स्ट वाली सिचुएशंस को वापस फ्लो के अंदर ले आएगा। ये सिचुएशन रहती है गोटू की, क्लियर है, ठीक है। साइंड और अनसाइंड क्लियर है। अच्छा, अब इनहेरिटेंस की बात करते हैं। अपन इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे तो कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूं मैं। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, अभी दोबारा कर रहा हूं। अगर मैं किसी, हाँ टाइप डेफ, एक ये भी था। ये टाइप डेफ क्या काम करता है, जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हो ना उसका टाइप डिफाइन करने का काम करता है। टाइप डेफ जो कीवर्ड होता है वो हमेशा हम टाइप डेफ किस तरीके से लगाते हैं, जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो उस वेरिएबल को टाइप डेफ के अंदर डिक्लेयर करते हो इस तरीके से, ठीक है ना। टाइप डेफ के अंदर आप जो भी टाइप डेफ कीवर्ड जब लगाओगे तो जो भी वेरिएबल उसका अगर आपको टाइप निकालना है तो आप टाइप डेफ कीवर्ड यूज करोगे, उसका टाइप डिफाइन करने का काम करता है, ठीक है। इनहेरिटेंस के अंदर मैं एक क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूं जो मैंने पहले किया था, कि अगर हम डिराइव्ड क्लास के थ्रू बेस क्लास को अगर इनहेरिट करते हैं और वहां अगर पब्लिक डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो क्लास किस एक्सेस मोड के अंदर इनहेरिट होती है। अगर मैंने एक क्लास बनाई ए, ठीक है, और एक क्लास बनाई बी, ए को मैंने इनहेरिट कर लिया, बाय डिफॉल्ट ये ए किस एक्सेस मोड में इनहेरिट होगा, प्राइवेट इनहेरिट होगा, ठीक है। यानी कि ए जो है, ए की जो सारी प्रॉपर्टीज है वो अपने को एज एन प्राइवेट इनहेरिट होगी, जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या डिक्लेयर करना जरूरी है, पब्लिक, तभी हम क्या कर सकते हैं, बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को पब्लिकली इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अपने को पब्लिक लगाना कंपलसरी इसीलिए है, पब्लिक इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। हालांकि सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम किसी प्रॉपर्टी को
पब्लिक डिक्लेयर नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही होती है। बट इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस, अगर आप डिराइव्ड क्लास के थ्रू बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो तो वहां पे सिचुएशन क्या होती है, उल्टी होती है। अगर आप उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो ऊपर वाली बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को क्या डिक्लेयर कर देगा, प्राइवेट डिक्लेयर कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो अगर प्राइवेट है तो वो तो प्राइवेट ही रहेंगे, तो वो तो पब्लिक ही रहेंगे ना। वो तो बोल रहा हूँ ना मैं, ये चीज तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि अगर आप किसी क्लास की प्रॉपर्टीज को अगर आप डिफाइन नहीं करते हो किसी एक्सेस मोड के अंदर तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक रहती है। बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक रहती है, उनको अगर आप प्राइवेट डिक्लेयर नहीं भी करोगे तो भी वो पब्लिक ही रहेगी, प्राइवेट डिक्लेयर करने पे ही प्राइवेट होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहता है, इस केस के अंदर इनहेरिट करते वक्त अपने को क्या डिक्लेयर करना होता है, उसको पब्लिक डिक्लेयर करना होता है। अदरवाइज वो क्या करता है, ऊपर वाली जो बेस क्लास है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उनको क्या डिक्लेयर कर देगा, प्राइवेट डिक्लेयर कर देगा, जिनको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर जब अपन ने पढ़ा था तो मैंने ये बताया था कि हर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनता है। जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर बनता है, तो ऑब्वियसली इनहेरिटेंस में भी कंस्ट्रक्टर बनता होगा। कंस्ट्रक्टर बनता होगा ना इनहेरिटेंस में, जिसका ऑब्जेक्ट बनाते हो उसका कंस्ट्रक्टर बनता होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन विच कंस्ट्रक्टर विल कॉल फ्रॉम बेस क्लास टू डिराइव्ड क्लास। जब इनहेरिटेंस करते हैं, चाहे सिंगल लेवल हो, मल्टी लेवल हो, हायरार्किकल हो, कोई भी हो, तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में किसका बनाऊंगा, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये सबको पता है। डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिराइव्ड क्लास का नहीं होगा, बता देता हूं क्यों नहीं होगा। जब भी हम, जैसे मैंने दो क्लास बनाई ए और बी, ए को इनहेरिट कर रहा हूं बी के अंदर, तो सीधी सी बात, मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। लेकिन जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होके बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि जो रेफरेंस दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, बी को ए का दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद में डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये लिख लो, इसका जो आंसर है वो है बेस क्लास। ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है वो डायरेक्ट जाके सबसे पहले बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा, उसके बाद में ड्राइव क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है। क्या, अब वही तो कह रहा हूं मैं आपको कि अगर कंस्ट्रक्टर दोनों में होगा, अगर हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं भी करते हैं किसी क्लास के अंदर तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है। जब आप बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, बी क्लास का ऑब्जेक्ट, अभी जैसे मैंने बी क्लास बनाई है, डिराइव्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास है, तो जब बी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, नहीं भी करते हो तो। ये तो सिंगल लेवल की बात है, अभी तक अपन सिंगल लेवल पे है। ठीक है, अब मैं मल्टीपल की बात कर रहा हूँ। मल्टीपल यही होता है, दो, एक से ज्यादा बेस क्लासेस होती है और सिंगल डिराइव्ड क्लास होती है, यही होता है। सही बोल रहा हूँ, कंफर्म, नहीं सुना। मैं ये बोल रहा हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस यही होता है ना, कि एक से ज्यादा बेस क्लास होती है, एक सिंगल डिराइव्ड क्लास होती है। मल्टीपल, गलत बोल रहे हो भाई, तुम लोग गलत बोल रहे हो, मैं सही हूँ। जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है उसके अंदर एक से ज्यादा बेस क्लासेस होती है और सिंगल डिराइव्ड क्लास होती है। भूल गए क्या,
स्ट्रक्चर यही तो होता है मल्टीपल का, यही तो स्ट्रक्चर होता है। कंफ्यूज कैसे हो रहे हो? मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर एक से ज्यादा बेस क्लासेस होती है और सिंगल डिराइव्ड क्लास होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है सिर्फ एक क्लास जो होगी एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट करती है। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ ना, ए क्लास बनाई, सी क्लास बनाई, दो क्लास बनाई है मैंने। ठीक है, इंडिपेंडेंट बनाई है दोनों। बी क्लास के अंदर मैं दोनों क्लासेस को एक्सेस कर रहा हूँ, दोनों क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा हूँ पब्लिकली। ठीक है, इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पहले पहले सी का होगा, फिर ए का होगा। ठीक है, पहले फर्स्ट सब क्लास का, फिर नेक्स्ट सुपर क्लास। ठीक है, जैसे बी पहले किसको इनहेरिट कर रहा है? जिसको पहले इनहेरिट करेगा, जिसकी प्रॉपर्टीज पहले इनहेरिट होगी, पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल और नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऊप्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ, ऊप्स की बात कर रहा हूँ। ऊप्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कितने इनहेरिटेंस है? अकॉर्डिंग टू ऊप्स कितने कंस्ट्रक्टर है? एक है, दो है, चार है, पांच है? कौन कौन से है? ऊप्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं? सिंगल, मल्टीपल? मल्टीपल, ठीक है, और मल्टी लेवल, और हाइब्रिड, और हेरारिकल। ठीक है, मल्टीपल नहीं होता है। ठीक है, मल्टीपल जो होता है वो एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है जावा के अंदर, इस वजह से उसको नहीं रखते। तो ऊप्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चार इनहेरिटेंस होते हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो चार का ही होता है। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हेरारिकल और हाइब्रिड। ठीक है, मल्टीपल नहीं होता है, उसका रीजन एम्बिग्यूटी है। ठीक है, जो डायमंड शेप जो क्रिएट होती है ना उसके अंदर, हाइब्रिड के अंदर जो डायमंड शेप क्रिएट होती है उसके वजह से क्या होता है, एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है, और एम्बिग्यूटी क्रिएट होने की वजह से क्या करते हैं, मल्टीपल का यूज नहीं करते हैं। उसकी जगह अपन जावा के अंदर क्या यूज करते हैं, इंटरफेस यूज करते हैं। क्या मैं डिराइव्ड क्लास के थ्रू बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ क्या, आर्ग्यूमेंट्स? अगर मैंने इसको आर्ग्यूमेंट कर देता हूँ पैरामीटर को, कैन वी पास आर्ग्यूमेंट्स टू कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास बाय डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर और डिराइव्ड क्लास? ठीक है, डिराइव्ड क्लास के थ्रू क्या मैं बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ क्या? अगर मैंने बेस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर बना रखा है, सीधी सी बात है, जो बेस क्लास का नाम होगा उसी नाम से कंस्ट्रक्टर बनेगा, है ना। और अगर पैरामीटराइज्ड बना रहा हूँ तो मुझे आर्ग्यूमेंट भी पास करने पड़ेंगे। समझते हो ना, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पैरामीटर क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट क्या होता है? दो अलग अलग चीजें होती है, बहुत बार बता चुका हूँ। नहीं, पैरामीटर जो होते हैं वो डिफाइन और डिक्लेरेशन के टाइम पे बनाए जाते हैं, और आर्ग्यूमेंट जो होता है वो कॉलिंग के टाइम पे बनाया जाता है। जैसे फंक्शन आप बनाते हो, तो फंक्शन डिक्लेरेशन या डेफिनेशन कुछ भी बोल सकते हो। फंक्शन डिक्लेरेशन डेफिनेशन के टाइम पे जो भी आप फंक्शन की बॉडी बनाते हो, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर या तो हम पैरामीटर पास करते हैं या नहीं करते हैं। फंक्शन विद जीरो आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, ये सब पढ़ा है ना। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर अगर आप पैरामीटर बनाओगे, इंट ए इंट बी ऐसे कुछ करके, तो आप क्या करोगे, कॉलिंग के टाइम पे उनको वैल्यू भी दोगे। वैल्यू देते हो ना, तो वो जो वैल्यू दी जाती है उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट।
ठीक है। और ऊपर जो डिक्लेरेशन डेफिनेशन के टाइम पे जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो उनको बोलते हैं हम पैरामीटर। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि अ, क्या मैं डिराइव्ड क्लास के थ्रू बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूं क्या? उसका लॉजिक भी देना है, यस और नो के अलावा, कि क्यों ऐसा क्यों है, कि भाई अगर दे सकता हूं तो क्यों दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं तो क्यों नहीं दे सकता। दे सकता हूं, ठीक है। इसका आंसर ये यस है, ठीक है। वो कैसे दे सकता हूं बताता हूं। अगर हम जब हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। तो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? आपका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो जब बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और उसके अंदर कोई पैरामीटर होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है तो क्या करेगा, आपको ऑब्जेक्ट के साथ में उसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो जब वैल्यू दोगे तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या वो वैल्यू आनी जाएगी? जाएगी ना? नहीं समझ में आया? बता रहा हूं। ए क्लास जो मैंने बनाई है, इस क्लास के अंदर मैं ए नाम का कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। ए नाम का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर पास किया है, इंट ए। इंट ए करके मैंने इसके अंदर पैरामीटर पास किया है। इसको अगर मुझे वैल्यू देनी है तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ऑब्जेक्ट को वैल्यू दूंगा ना? ऑब्जेक्ट को वैल्यू दूंगा कि नहीं दूंगा? बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ओबीजे करके, बी स्पेस ओबीजे ब्रैकेट के अंदर 4, इस तरीके से देना पड़ेगा। क्यों दूंगा इस तरीके से? क्योंकि सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और बेस क्लास का अगर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मैंने उसके अंदर पैरामीटर पास किया हुआ है, और अगर पैरामीटर पास किया हुआ तो उसकी वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं देता तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता? जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होता अगर जो मैंने डिराइव्ड के अंदर बना रखा है। डिराइव्ड के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर भी सिचुएशंस है, यही बता देता हूँ मैं। अब देखो बाय डिफॉल्ट तो क्या होगा, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक पैरामीटर पास किया है, ठीक है। इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है मैंने, ठीक है। अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा क्योंकि मैंने पैरामीटर पास किया है, ठीक है। अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अब बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि अगर देखो दो सिचुएशन होती है। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बन जाता है। लेकिन मैंने वहां पे कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ रहे हो ना? यही सिचुएशन रहती है कि अगर नहीं बनाओगे तो बनेगा, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे तो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनेगा। ऐसा फिक्स नहीं है कि नहीं बना लिया तो भी जीरो आर्गुमेंट बनेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर नहीं बनाओगे कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफॉल्ट जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अभी हमने वहां कंस्ट्रक्टर बनाया है तो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का कोई सवाल पैदा नहीं होता है यार, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पास नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं किया तो ये वाला कंस्ट्रक्टर अब कॉल नहीं होगा। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? बी डिराइव्ड, जो डिराइव्ड क्लास है अब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड है, ठीक है। अभी मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था तो बाय डिफॉल्ट जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बेस क्लास का कॉल कर रहा था। अभी मैंने वहां कंस्ट्रक्टर बना दिया लेकिन वैल्यू पास नहीं की, तो जब वैल्यू पास नहीं की तो वो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। कोई वैल्यू पास नहीं की तो वैल्यू जाएगी भी नहीं, तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं होगा। जैसा स्ट्रक्चर बनाओगे वैसा ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाँ, तो नीचे आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो पहले वो वैल्यू जाएगी ऊपर, फिर वो ले जाएगी नीचे। सिंगल आपने अगर ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे तुम ये कहना चाह रहे हो ना, ए नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर इसके अंदर मैंने बी नाम का कंस्ट्रक्टर बना दिया, यहाँ पे इंट बी पास कर दिया, ये इसकी बॉडी है, यहाँ वैल्यू डाल दी 10, तो अब ये वैल्यू पहले कहाँ जाएगी? पहले ये वैल्यू जाएगी यहाँ, फिर ये वैल्यू जाएगी यहाँ। यही कहना चाह रहे हो ना? यही कहना चाह रहे हो?
ठीक है, पहले ये वैल्यू तुमने यहाँ पे दी, अब ये वैल्यू दोनों के अंदर सिंगल पैरामीटर है ना, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, पहले यहाँ जाएगी, पहले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाएगी, फिर डायरेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाएगी। ठीक, इनहेरिटेंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग मैं किसी क्लास की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस विच प्रॉपर्टीज वी कैन एक्सेस ऑफ द बेस क्लास की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस? पब्लिक वेरिएबल्स, फ्रेंड फंक्शन, प्रोटेक्ट मेंबर्स और ऑल ऑफ द अबव। क्या सोच के बोला? हाँ, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मैंने प्राइवेट कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो पब्लिक हम एक्सेस कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शंस हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड कीवर्ड होता है, प्रोटेक्ट मेंबर्स अपन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तीनों चीजें अपन एक्सेस कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। हो गया। अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को जब यूज करते हैं, भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटाया गया है जावा के अंदर, या और भी आगे जितनी भी टेक्नोलॉजी है जावा, उसके अलावा एक है शायद जूमला, जूमला जो लैंग्वेज है वहाँ पे, और उसके अलावा एंगुलर, इनके अंदर हम यूज नहीं करते। एंगुलर जीएस जो आती है ना जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर हम ये इनहेरिटेंस वगैरह मल्टीपल इसको यूज नहीं करते। तो उसका रीजन क्या है, भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटाया क्यों गया? कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा ना, कि हम ऊप्स की कौन सी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करते हैं अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ऑब्वियसली ऊप का कंसेप्ट सबसे पहले जब आया था उसके अंदर सब इनहेरिटेंस के साथ में मल्टीपल इनहेरिटेंस आया था, सबसे पहला कंसेप्ट सी प्लस प्लस के अंदर आया था। बट जस्ट उसके नेक्स्ट टाइम पे ही जावा के अंदर उसको क्या किया, हटा दिया गया, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती होगी ऊप्स की, जिसके थ्रू, जिसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटाया गया है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? भाई उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आप फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हो, इनहेरिटेंस कर सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हो, डायनामिक बाइंडिंग कर सकते हो, स्टैटिक बाइंडिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो इन क्लास ऑब्जेक्ट ये भी है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस के टाइम पे? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ओवरलोडिंग आती है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, पता है कुछ, भूल गए? पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग आती है, चाहे ऑपरेटर ओवरराइडिंग बोल लो या फंक्शन ओवरराइडिंग बोल लो, वो जो प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब होती है। पॉलीमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब होती है एट द टाइम ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, इस वजह से इसको हटा दिया, इसके बाद में इसको यूज भी नहीं किया। मल्टीपल इनहेरिटेंस को फिर नेक्स्ट सी प्लस प्लस के बाद में कभी यूज भी नहीं किया गया, उसके और भी अल्टरनेटिव बना दिए गए, इंटरफेस बना दिया गया, ठीक है, बहुत सारे इंस्टेंसेस बना दिए गए, बहुत सारी चीजें थी वो क्रिएट हो गई थी वहां पे। एक चीज और है इसके साथ में, पॉलीमॉर्फिज्म के साथ में एक प्रॉपर्टी और डिस्टर्ब होती है, वो बता देता हूँ मैं आपको, डायनामिक बाइंडिंग जिसको बोलते हैं। ये सिमिलर टू पॉलीमॉर्फिज्म ही होती है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स आप मल्टीपल फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हो, वो प्रॉपर्टीज के अंदर आती है।
कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? प्रोग्राम सही है क्या? कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल कराना, पहले ये बताओ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर सही है क्या? यहाँ पे ये, हाँ सेमीकोलन ही है ये। वो हो गया यार। स्ट्रक्चर सही है क्या? कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही है? तो मैंने तो की है गड़बड़, तुमको दिखनी चाहिए। नहीं दिख रही? कभी भी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। वी कैन डिक्लेयर एज प्राइवेट टू द फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या रहता है? पब्लिक रहता है। कंस्ट्रक्टर का कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता, ना प्राइवेट होता है ना पब्लिक होता है, ना बाय डिफॉल्ट वो हमेशा क्या रहता है? पब्लिक ही रहता है। आपको डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या रहता है? पब्लिक रहता है, कभी भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता। कभी नहीं। कंस्ट्रक्टर कभी भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर को कहीं से भी कॉल कर सकता है, कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट डे ही बताया था मैंने, कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम के जैसा होता है। बाय डिफॉल्ट जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वॉइड भी नहीं होता। ये सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। नहीं, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डिक्लेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनहेरिटेंस के टाइम पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? सी पढ़ना स्टार्ट कर दिया? पढ़ी तो होगी, सी तो पढ़ी होगी, प्रिंट एफ स्कैन एफ तो यूज किया ही होगा। किसी जब इनपुट करवाते हैं तो स्कैन एफ का यूज करते हैं। स्कैन एफ के अंदर परसेंट डी, परसेंट एल डी, परसेंट एफ, परसेंट यूज किए होंगे, परसेंट सी, परसेंट एस। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ विच मोड इज रिलेटेड टू लॉन्ग। लॉन्ग जो डेटा टाइप होता है, उस इनमें से कौन सा मोड उस पर अप्लाई होता है? क्यों? कौन कौन एल आई के साथ है? भाई सी प्लस, अब ये मत कहना कि सी नहीं पढ़ी। एल आई सर। हाँ सर, कोई कोई नहीं है। हाँ मैम, एल आई। कौन एल आई के साथ में कौन है? क्यों भाई, आई क्यों? देखो, एल आई और परसेंट एल डी, ये दोनों चीजें जो होती है वो लॉन्ग से रिलेटेड होती है। परसेंट आई और परसेंट डी ये इंड से रिलेटेड होते हैं, ध्यान रखना। परसेंट एल आई लिख लो या परसेंट एल डी लिख लो, दोनों ही जो मोड होंगे वो लॉन्ग के मोड होंगे, ठीक है, जब आप उनको एक्सेस करोगे। लिख लो इसको भी, बताया हुआ है मैंने। एल आई मैंने बताया हुआ है। फर्स्ट जब हम प्रिंट एफ स्कैनफ वाला पढ़ रहे थे तो मैंने परसेंट डी और फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर मैंने परसेंट डी और परसेंट एल आई का जिक्र किया था। इनका ध्यान रखो, जो इनपुट मोड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग के लिए कौन सा यूज लेते हैं? परसेंट सी लेते हैं, परसेंट एस लेते हैं? भाई कैरेक्टर जब डिफाइन करते हो, भाई स्ट्रिंग कीवर्ड तो होता नहीं है। सी प्लस सी और सी प्लस प्लस स्ट्रिंग तो होता नहीं है, कैर होता है। कैर के थ्रू ही आप स्ट्रिंग बनाते हो, कैर के थ्रू ही आप सिंगल कैरेक्टर डालते हो। तो क्या यूज करते हो? परसेंट सी यूज करते हो, परसेंट एस यूज करते हो? नहीं समझ में आया? दोबारा क्वेश्चन पूछ, दोबारा मैं लिख देता हूँ।
ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बहुत पहले क्लियर हो जाने चाहिए थे। विच मोड इज यूज्ड फॉर कैर? कैर के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? कौन ए के साथ है? ए के साथ और सी के साथ कौन है? नहीं, अभी सी किसी ने बोला, मैंने सुना। हाँ मतलब परसेंट सी है ना, परसेंट सी के साथ परसेंट एस नहीं होता? होता है, मैं बता देता हूँ कब होता है। नहीं, हाँ वही बता रहा हूँ ना, मैं कैर कीवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। कैर कीवर्ड, कैरेक्टर नहीं बोला है मैंने, कैर कीवर्ड। भाई कैर डिफाइन करते हो ना, CHAR, कैर ए, ऐसा डिक्लेयर करते हो कि नहीं करते हो? और कभी कभी ऐसे भी डिक्लेयर करते हो कि नहीं करते हो? दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। ऊपर वाले के अंदर सिंगल कैरेक्टर इनिशियलाइज करवा रहे हो, नीचे वाले के अंदर स्ट्रिंग इनिशियलाइज करवा रहे हो, तो ये दोनों ट्रू है, बोथ ए एंड बी। कैसे? परसेंट सी कब यूज लेंगे? ऊपर वाली सिचुएशन में, जब सिंगल कैरेक्टर इंसर्ट कराना है आपको, जब सिंगल कैरेक्टर आप इनपुट करवा रहे हो तब परसेंट सी यूज लोगे। जब मल्टीपल कैरेक्टर्स, एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स जब इनपुट करा रहे हो तब परसेंटेज ऐसे यूज लोगे। नाम नहीं डालते थे क्या अपन प्रिंट स्कैन एफ लगा के परसेंट एस? स्ट्रिंग के लिए अपन परसेंट एस यूज लेते हैं एट द टाइम ऑफ स्ट्रिंग। परसेंट सी इज यूज एट द टाइम ऑफ सिंगल कैरेक्टर एंड परसेंट एस इज यूज फॉर एट द टाइम ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोल सकते हो या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हो, ठीक है। वैसे स्ट्रिंग को सी और सी प्लस प्लस के अंदर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ही बोला जाता है, क्योंकि ये एक तरह का एरे ही होता है, ठीक है। अपन इसके अंदर अगर कोई नाम भी डालोगे तो एक लेटर को एक कैरेक्टर स्टोर करेगा। 1 बिट का, 1 बिट की जो साइज होगी वो इसको स्टोर करेगा, एक कैरेक्टर को 1 बिट स्टोर करेगी, तो वो एज एन एरे जाता है, इसलिए इसको एज एन एरे डिक्लेयर करते हैं। इसी की बात कर लेता हूँ। हाइब्रिड जो इनहेरिटेंस होता है उसके अंदर हम एक बेस क्लास, फिर एक से ज्यादा डेराइव्ड क्लास, फिर नीचे एक सिंगल डेराइव्ड क्लास, यही बनाते हैं। कहने का मतलब ये है, पहले एक सिंगल लेवल होगा, ठीक है, उसके नीचे मल्टीपल लेवल्स होंगे, फिर उसके नीचे एक सिंगल लेवल होगा, यही होता है, ठीक है। यही सीन रहता है मेरे हिसाब से। ये चारों क्लासेस जो होगी वो एक सिंगल क्लास को इनहेरिट करेगी, और ये जो क्लास होगी इन चारों क्लासेस को इनहेरिट करेगी, ठीक है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर हायरार्किकल का हो गया, नीचे वाला स्ट्रक्चर मल्टीपल का हो गया, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा? एक तो इसका बनाऊंगा और एक इन चारों का बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जब मैं सपोज करो इसका नाम है ABCDE और F, मैंने F क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, F क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी? जैसे ये वाला एग्जांपल था ना, मैंने यहाँ पे दो क्लासेस इनहेरिट करवाई थी, पब्लिक ए और पब्लिक सी करके, कॉमा करके। जिस क्लास का नाम पहले लिखा हुआ होगा हमेशा उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, क्योंकि ये चारों जो है पैरेलल बेस के अंदर है। पैरेलल बेस के अंदर है, यहाँ पे कहीं पे भी इनकी प्रायोरिटी डिफाइन नहीं है कि मुझे पहले ही कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। प्रायोरिटी का पता कैसे चलता है? जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे,
मैंने क्लास एफ जब बनाई, तो जब मैंने इनको इनहेरिट किया ना, जिस ऑर्डर के अंदर इसको इनहेरिट किया गया है उसी ऑर्डर के अंदर उनके कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। सपोज मैंने अगर सबसे पहले ई को इनहेरिट किया है, पब्लिक ई, फिर कॉमा डी, कॉमा सी, कॉमा बी, इस तरीके से, तो पहले ई का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर डी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो प्रायोरिटी बेस कुछ भी नहीं है। प्रायोरिटी कैसे पता चलेगा? जिस ऑर्डर के अंदर आपने क्लासेस को इनहेरिट किया है उसी ऑर्डर के अंदर क्या होंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। ठीक है, ये भी लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। और इनके कंस्ट्रक्टर जब जब मैं बनाऊंगा, इनके जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, भाई बी का भी बनाऊंगा, सी का भी बनाऊंगा, डी का भी बनाऊंगा, ई का भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है। इनका कंस्ट्रक्टर बनाए बिना इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या चारों की बनाना जरूरी है क्या इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए? क्या मुझे ये कंपलसरी है क्या कि मुझे अगर ए क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो मैं क्या बी सी डी और ई, इन चारों का कंस्ट्रक्टर, इन चारों का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है क्या? बताओ। हाँ, जिस क्लास को ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा सिर्फ उसी का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। कंपलसरी नहीं है कि भाई ए की क्लास, ए की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए हर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। ठीक है, ये कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है। जिस क्लास की प्रॉपर्टीज, आप जिस क्लास के अंदर एक ही प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, अननेसेसरी कोड जो होता है डिक्लेरेशन नहीं की जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। ऑब्जेक्ट डेफिनेशन के लिए क्या रूल्स है? नहीं, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन के लिए क्या रूल्स है? ऑब्जेक्ट डिफाइन करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, मतलब? इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? मैंने नाम दिए हैं ऑब्जेक्ट के, ओबीजे वन, वन ओबीजे, एट द रेट ओबीजे, नॉन ऑफ दिस। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट सही है? ए, ए के साथ हो। ठीक है, हाँ भाई, फर्स्ट ए। यस मैम, ए। क्यों ए, क्यों? नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो किससे स्टार्ट हो सकता है? क्यों, इससे नहीं हो सकता क्या? हाँ सर, ये और ये करेक्ट है। अभी जो मैंने लिखा उसके हिसाब से, नन ऑफ दीज के हिसाब से पहला करेक्ट था। अभी ये दोनों करेक्ट है। क्यों? चाहे ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हो, चाहे फंक्शन डिक्लेरेशन हो, चाहे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो, या कुछ भी, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नेम जो होगा वो क्लास के नेम के जैसा होगा। जैसा आप क्लास बनाओगे वैसा ही कंस्ट्रक्टर बनेगा। तो क्लास, फंक्शन, कंस्ट्रक्टर और वेरिएबल, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, जो भी इन सबको क्या बोलता है? आइडेंटिफायर। इन सबको आइडेंटिफायर बोला जाता है। आइडेंटिफायर जो होता है टोकन का अपने सी सी प्लस प्लस में टोकन्स होते हैं, 6 टाइप ऑफ टोकन्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो उसके अंदर एक आइडेंटिफायर भी होता है। तो आइडेंटिफायर के अंदर क्या रूल्स होते हैं कि आइडेंटिफायर जब भी क्रिएट करेंगे तो आइडेंटिफायर क्रिएट करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है? कि नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, केस सेंसिटिव होगा, केस सेंसिटिव होगा। तीसरी चीज, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, प्लस हम लोग इसके अंदर एक एडवांटेज है कि हम अल्फा न्यूमेरिक बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर पहले नहीं आना चाहिए। जैसे ये अल्फा न्यूमेरिक है, ये अल्फा न्यूमेरिक है, लेकिन नंबर नहीं आना चाहिए, स्टार्टिंग में नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। सिर्फ कौन सा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है? अंडरस्कोर अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया ओबीजे वन, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे वन और ओबीजे और वन के बीच में स्पेस है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। स्पेस अलाउड नहीं है, वाइट स्पेसेस अलाउड नहीं है। ठीक है, ये रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के। अब आइडेंटिफायर कौन कौन से हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। कंस्ट्रक्टर हो सकता है, वेरिएबल हो सकते हैं, क्लास हो सकती है, फंक्शंस हो सकते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये सारे क्या हो सकते हैं आपके? आइडेंटिफायर। इनको आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर में और इसमें कंफ्यूज मत हो ना, वेरिएबल आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर इज अ कैटेगरी एंड वेरिएबल एंड दीज टाइप्स ऑफ आर द पार्ट्स ऑफ आइडेंटिफायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज?